सुबह रागिनी जब सुनील के आगोश से खुद को छुड़ाकर बाहर निकली तो सा के प्रति उसके मन में बसी सारी भ्रांतियां भी इस प्यार की गर्माहट में पिघल चुकी थीं और वह एक नई सुबह की किरणों की तरह नए जीवन के सपने बुनने लगी। वह यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वह एक अनजाने से डर के कारण शादी के बाद भी पिछले 8 माह तक प्यार के इन सुनहरे लम्हों को नहीं जी पाई थी, क्योंकि सुहाग रात के दिन ही उसने अपने पति सुनील को एक ऐसी शर्त में बांध दिया था और उसकी परीक्षा लेती रही। इस इस अनोखी शर्त में बंधकर दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे का प्यार पाने के लिए तड़पते रहे। सुबह की बयार भी रागिनी के जहन में उमड़ रही लहरों को जैसे नई गति प्रदान कर रही थी और रागिनी की नैसर्गिक खूबसूरती में आज अजीब सी रौनक बढ़ आई थी, जो पिछले 8 महीने में पहली बार ही दिखाई दी। इन सुखद अनुभूतियों के साथ रागिनी उन कड़वी यादों के अतीत में खो गई जिनके कारण वह इतने दिनों तक एक घुटन भरी जिंदगी जीने को बाध्य हो गई थी। बहन और भाई में सबसे बड़ी रागिनी मम्मी पापा की सबसे दुलारी होने के कारण बचपन से ही उसे जो भाता वही करती। अपनी मस्ती भरी जिंदगी में कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मजे से कट रही थी उसकी जिंदगी। आंखों का रागिनी जो थी वह अपने मम्मी पापा की। उसके मम्मी पापा उसे पलकों पर बिठाकर रखते, वह भी सब पर जान छिड़कती और उनके प्रति अपना हर फर्ज निभाती। हंसते खेलते जब उसने स्नातक की डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल कर ली तो एक दिन मम्मी ने पूछा, आगे क्या करने का इरादा है? बेटी कुछ नहीं, बस यूं ही मस्ती करूंगी मस्ती की बच्ची। मैं तो सोच रही हूं कि तेरी शादी कर दूं। नहीं मम्मी, अभी ही नहीं। क्यों अभी से ही मुझे अपने से दूर करने पर तुली हो? रुआसी सी सूरत बनाकर वह मम्मी की गोद में समा गई। तो फिर कर लो कोई नौकरी, नहीं तो पापा तुम्हारी शादी कर देंगे। उसके बालों को सहलाते हुए मम्मी बोली, नौकरी ओके डन मम्मी, मैं आज से ही नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। डिग्री में अच्छे अंक तो हैं ही, थोड़ी तैयारी करने पर नौकरी मिल ही जाएगी, उसने चहक कर कहा। तो फिर ठीक है, पर अगर 8 महीने में नौकरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पापा को मना नहीं कर पाऊंगी, मम्मी ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गईं। मम्मी के जाते ही रागिनी सोच में पड़ गई कि अब इस समस्या से कैसे निपटे। अखबार में तो कई रिक्तियां प्रकाशित होती हैं, क्यों न किसी अच्छी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया जाए। यही सोचकर उसने अखबार उठाया तो उसकी नज़र रिक्तियां कॉलम में एक विज्ञापन पर पड़ी। जरूरत है राज्य सरकार में परियोजना सहायक की। आवेदक को स्नातक होना अनिवार्य है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। यह देखते ही उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी, इसलिए उसने फौरन आवेदन कर दिया। कुछ ही दिनों में साक्षात्कार का बुलावा आया और वह पापा के साथ साक्षात्कार देने पहुंच गई। साक्षात्कार अच्छा हुआ और उसे उसके लखनऊ से दूर कानपुर में नौकरी की पेशकश की गई, तो उसने फौरन स्वीकार कर लिया कि चलो कम से कम शादी के झंझट से मुक्ति मिली। थोड़े ही दिनों में उसे नियुक्ति पत्र मिल गया और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें सोमवार से शनिवार तक तो नौकरी में निकल जाते, फिर आती एक दिन की छुट्टी। इसलिए शनिवार आते ही रागिनी सारा काम जल्दी जल्दी निपटाकर दोपहर को ट्रेन पकड़कर शाम तक लखनऊ हाजिर हो जाती। फिर सोमवार की सुबह इंटरसिटी से कानपुर पहुंचकर सीधे ऑफिस। यही अब रागिनी की साप्ताहिक दिनचर्या बन गई थी। रागिनी अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती, पर व्यस्तता के कारण वह ऐसा कर नहीं पाती थी। इस तरह उसके जीवन में एक अजीब सा एकाकीपन या यूं कहें कि एक खालीपन सा आ गया था, जिसे वह चाहकर भी नहीं भर पा रही थी। दिखने में सुंदर व स्मार्ट होने के कारण ऑफिस में वह सबकी नजरों में चढ़ी रहती। एक दिन उसके एक वरिष्ठ सहयोगी सुरेश जी ने उससे कहा, बेटी, ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह की गॉसिप करते हैं। अकेली लड़की के बारे में अक्सर ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। यदि तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें न करते। तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है। यदि हो सके तो जल्दी से शादी करके सबका मुंह बंद कर दो। सुरेश जी की बात सुनकर वह दंग रह गई कि सामने मीठी मीठी बातें करने वाले उसके सहयोगी उसके बारे में कैसे गंदे ख्याल रखते हैं। पर वह नहीं चाहती थी कि अभी शादी के बंधन में बंधे,
क्योंकि इसी से बचने के लिए ही तो वह इतनी कष्टपूर्ण जिंदगी जी रही है। पर आखिर होनी को कौन टाल सकता है। समय ने करवट बदली और घर में भी शादी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। आखिरकार पापा ने लखनऊ में ही एक सरकारी अधिकारी सुनील से उसकी शादी तय कर दी और उससे कहा कि वह चाहे तो उससे मिलकर अपनी पसंद बता दे। बुरी फंसी बेचारी, आखिरकार उसे हाँ करनी पड़ी और शादी की तारीख तय हो गई। मिलने मिलाने के सिलसिले के बाद जब शादी का दिन नजदीक आया तो 2 माह की छुट्टी लेकर वह अपने घर आ गई और शादी की तैयारियों में लग गई। घर में खुशी का माहौल था। घर की पहली शादी जो थी। घर के लोग भागते दौड़ते व्यस्त नजर आते थे। घर में जीजाजी आने वाले थे, इसीलिए दोनों बहुत खुश थे। एक दिन रागिनी के मोबाइल पर सुनील का फोन आया। फोन उठाते ही सुनील की आवाज आई, जल्दी से तैयार हो जाओ रागिनी, तुम्हारे लिए साड़ियां और गहने खरीदने बाजार चलना है। रागिनी को एक झटका सा लगा, क्योंकि एक तो सुनील ने शादी तय होने के बाद से एक भी बार फोन नहीं किया और आज पहली बार फोन भी किया। वह भी ऐसे जैसे वह उसकी होने वाली पत्नी नहीं, बल्कि आया हो और कपड़े व गहने खरीद कर वह उस पर कोई उपकार कर रहा है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु उसने कुछ कहने के बजाय बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, तुम तैयार होकर बाजार पहुंचो। मैं 1.5 घंटे में तुम्हें वहीं मिलूंगा। यह कहकर सुनील ने फोन काट दिया। जिस रूखेपन से सुनील ने फोन पर उससे बात की थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर वह कुछ कहने के बजाय जल्दी से तैयार हुई और ऑटो पकड़कर सहारागंज पहुंच गई। सुनील उसे वहीं मिल गया। अकेले में पहली मुलाकात, न कोई औपचारिकता और न ही कोई प्यार भरी बात। सुनील ने यह भी नहीं कहा कि चलो कोठी पीते हैं और थोड़ा घूमते हैं। बस उसने कहा कि चलो, और दोनों बाजार में खरीदारी करने निकल गए। अपने दोस्तों से शादी के पूर्व मुलाकातों के कई रोमांटिक किस्से रागिनी ने सुन रखे थे, पर उसे सुनील के इस व्यवहार से झटका लगा। उसे सुनील से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। खरीदारी के दौरान भी सुनील रागिनी पर अपनी पसंद लादता रहा और उसने वही खरीदा जो उसे पसंद था। रागिनी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। बस वह सुनील के साथ घूमती रही। खरीदारी के बाद वह बेरुखे मन से उसे ऑटो पर बिठाकर चला गया। न कोई औपचारिकता, न कोई प्यार की बात। रागिनी को लगा कि सुनील सचमुच रोमांटिक व्यक्ति नहीं है और उसे उसकी पसंद नापसंद का बिल्कुल भी। पहली रात को ही चिड़िया मार ने लेने की हिदायतें और नुस्खे बता रहे थे और सुनील भी सुहागरात के सपने बुनता हुआ रोमांचित हो रहा था। आखिरकार देर रात को उसके दोस्तों ने उसे कमरे में ढकेल दिया और अपने अपने घर चले गए। सुनील के चेहरे पर तीव्र उत्तेजनाओं का ज्वार स्पष्ट नजर आ रहा था। मन तेजी से कमरे की ओर जाने को बेताब था, किंतु शर्म, संकोच, संयम, पारिवारिक मूल्यों की जंजीरों ने जैसे उसके पांव जकड़ रखे थे। धीरे धीरे सकुचाते हुए सुनील ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। रागिनी बिस्तर पर सिमटी सी, सकुचाई सी बैठी थी, पर उसने मन ही मन एक दृढ़ फैसला कर लिया था। सुनील ने सबसे पहले रागिनी का घूंघट उठाया और उसका सुंदर चेहरा देखकर बोला, रागिनी, आज सचमुच तुम बिल्कुल चांद सी लग रही हो। आज से मैं तुम्हें रागिनी नहीं चंदा कहूंगा और तुम्हें संसार की सभी खुशियां देने का प्रयास करूंगा। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? सुनील के प्रति मन में कड़वाहट लिए रागिनी को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सुनील ढेर सारी बातें करता रहा, पर रागिनी यह सोचने में लगी रही कि आखिर वह सुनील को कैसे सब कुछ कह पाएगी। अचानक सुनील को शरारत सूझी और दोस्तों की सलाह के अनुसार उसने अपना हाथ रागिनी के कंधे पर रखा और फिर कंधे से नीचे सरकाना शुरू कर दिया। जैसे ही सुनील का हाथ नीचे आया, रागिनी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुको सुनील। यह सुनते ही सुनील को जैसे सांप सूंघ गया। उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि सुहागरात के दिन उसे ऐसा सुनना पड़ेगा, परंतु धैर्य से काम लेते हुए उसने पूछा, क्या बात है रागिनी? इतना सुनना था कि रागिनी शुरू हो गई। सुनील, शायद इसके लिए यह समय सही नहीं है, क्योंकि हम अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं और ऐसे में मैं अपने आप को तुम्हें सौंप नहीं सकती। आज मैंने एक फैसला लिया है कि हम 1 वर्ष तक जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाएंगे। इस 1 वर्ष के दौरान मैं पूरी तरह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समझने की कोशिश करूंगी और पूरे समर्पण के साथ तुम्हारे सही हर सुख दुख की साथी बनूंगी।
और तुम भी मेरे परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने का प्रयास करोगे। 1 साल बाद यदि हमारा विश्वास अटूट रहा तो फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, वरना शायद हमारे रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में मैं अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप कर पछतावे में नहीं रहना चाहती, जैसे कोई बदले की भावना से प्रेरित होकर बंदूक की सारी गोलियां दाग देता है और फिर एक लंबी सांस लेता है। कुछ ऐसे ही रागिनी एक ही सांस में सब कुछ सुनील को कह गई। रागिनी की बातें सुनकर सुनील को काटो तो खून नहीं। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न कुछ कहते बनता था, न ही सुनते। उसने हाथ ऐसे हटाया मानो बिजली का झटका लग गया हो। उस समय उसने कुछ न बोलना ही बेहतर समझा और चुपचाप तकिया उठाकर सोफे पर सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो सुनील की भाभी उन दोनों को छेड़ने लगी, पर दोनों ने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रागिनी इन सब बातों को भूलते हुए घर के काम में लग गई और धीरे धीरे वह परिवार के सारे सदस्यों से घुल मिल गई और उस घर को अपना बना लिया। परंतु सुनील के प्रति उसके मन में कड़वाहट वैसी ही बनी रही। दिन में तो सब कुछ ठीक चलता, परंतु रात में न सिर्फ उनके बिस्तरों के बीच बल्कि उनके दिलों के बीच की दूरियां भी साफ नजर आतीं। सुनील ने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, इसलिए वह दिन भर घर में ही रहता और बच्चों के साथ खेलता रहता। खेल की आड़ में ही वह कभी कभी रागिनी के शरीर से छेड़खानी भी कर देता। हालांकि सुनील के छूते ही उसके शरीर में करंट सा दौड़ जाता, पर वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाती। इसी बीच रागिनी कई बार अपने मायके भी गई और सुनील को भी साथ ले गई। सुनील उसे वहां छोड़ आता, पर वहां ज्यादा देर रुकता नहीं था। रागिनी के भाई बहन से भी ज्यादा बातें नहीं करता था, बस गंभीर बना रहता था। यहां तक कि मम्मी पापा के साथ भी वह औपचारिक ही बना रहता। 2 से 3 दिन रहने के बाद सुनील आकर उसे वापस ले आता। सुनील का यह व्यवहार भी रागिनी को पसंद नहीं आया और उसके मन में सुनील के प्रति कड़वाहट और बढ़ती चली गई। इसी बीच छुट्टियां बीत जाने के बाद रागिनी ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सभी सहकर्मियों ने उसे बधाई दी, पर रागिनी उन्हें क्या कहती, बस मन से उसने ऑफिस का काम शुरू कर दिया। दिन तो ऑफिस में बीत जाता, पर रात आते ही रागिनी के मन में कई तरह के द्वंद्व शुरू हो जाते कि कहीं उसने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या उसे अब इस रिश्ते से मुक्ति ले लेनी चाहिए, जिस रिश्ते में उसके पति का उसमें या उसके परिवार के प्रति कोई झुकाव न हो। वह अपने आप से लड़ती रहती, पर वह अपना गम सुनाए तो किसे। जब उसके दोस्त उसकी सुहागरात के बारे में तरह तरह की बातें पूछते और उसे छेड़ते, तो रागिनी बनावटी कहानियां सुनाकर सबको शांत कर देती। इस दौरान अक्सर सुनील से फोन पर बातें भी होती, पर रिश्तों की कड़वाहट इन बातों में साफ नजर आती। इस बीच वह कई बार लखनऊ भी आई और अपने घर जाने के बजाय सीधे ससुराल गई, और ससुराल वालों को कभी इसका एहसास नहीं होने दिया कि उसके और सुनील के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वह पूरे समर्पण के साथ अपने सास ससुर की सेवा करती और बच्चों के साथ खेलती। घर के सारे लोग उसके व्यवहार से काफी प्रसन्न थे, पर रात को सुनील के कमरे में आते ही कमरे में शांति छा जाती। सुनील ने भी कभी उसे छूने या उसके बिस्तर पर साथ सोने के लिए जबरदस्ती नहीं की। रागिनी हमेशा यही सोचती रहती कि जिस तरह से उसने सुनील के परिवार को अपना लिया है, उसी तरह से सुनील भी उसके परिवार को अपना ले और उनके हर सुख दुख में शामिल हो। यही सोचकर उसने सुनील की पसंद नापसंद का पता लगाकर उसके अनुरूप खुद को ढालना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि सुनील को डांस एवं म्यूजिक बहुत पसंद है, तो उसने ऑफिस के बाद एक डांस एवं म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर ली, ताकि वह किसी मौके पर उसे सरप्राइज दे सके। और जल्दी ही वह मौका आ गया। सुनील के चाचा के लड़के की शादी में वह गई और उसने बच्चों के साथ मिलकर खूब डांस और मस्ती की। सुनील को यह सब काफी अच्छा लगा, पर वह हमेशा यही सोचता रहता कि आखिर रागिनी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सुनील का जन्मदिन भी करीब आ रहा था और रागिनी उसके लिए एक और सरप्राइज की योजना बना चुकी थी, ताकि वह सुनील को सरप्राइज दे सके। अपनी योजना के अनुसार जन्मदिन के दिन उसने पहले से ही घर के सारे सदस्यों को लखनऊ के एक रेस्तरां में भेज दिया। सुनील यही सोच रहा था कि रागिनी ने आज उसे जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी,
हर साल घर में भी सभी को उसका जन्मदिन याद रहता है, पर आज सब बिना बताए अचानक चले कहाँ गए। तभी रागिनी ने सुनील से कहा, सुनील, मेरी सहेली प्रेरणा ने मुझे बुलाया है, क्या तुम मुझे उसके घर छोड़ दोगे? क्यों नहीं, चलो। बिना कुछ पूछे सुनील रागिनी को बाइक पर बैठाकर चल दिया। रेस्तरां आते ही रागिनी ने सुनील से कहा कि चलो रेस्तरां में कॉफी पीते हैं, यहाँ की कॉफी बड़ी टेस्टी होती है। जब सुनील और रागिनी कॉफी का ऑर्डर देकर इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से सारे बच्चों ने शोर मचाते हुए सुनील को घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू सुनील चाचा। अब सुनील को समझ आया कि इस तूफान के पूर्व शांति का कारण यह था। अब तक सारा परिवार इकट्ठा हो चुका था, सबने खूब एंजॉय किया। सुनील काफी खुश था। इस घटना से उसके मन में रागिनी के प्रति प्रेम और बढ़ गया, पर वह यह सोचने लगा कि वह कैसे रागिनी को खुश करे ताकि उसके मन का द्वेष मिटे और दोनों एक खुशहाल जीवन जी सकें। इस तरह शादी के 7 माह बीत गए, पर रागिनी अब तक उसके करीब नहीं आई। रागिनी का जन्मदिन करीब था। सुनील ने भी सोचा कि वह रागिनी के जन्मदिन पर कानपुर जाकर उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगा। यही सोचकर वह पिन बताए जन्मदिन के दिन सुबह ही रागिनी के घर पहुंच गया और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बोला, आज छुट्टी ले लो रागिनी, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। जवाब में तारा ने कहा, नहीं सुनील, ऑफिस में काफी काम है और मैं पहले से बताकर भी नहीं आई हूं, इसलिए ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। पर मैं कोशिश करूंगी कि दोपहर तक सारा काम निपटाकर आधे दिन की छुट्टी ले लूं। अचानक सुनील के कानपुर आ जाने से रागिनी अचंभित थी और ऑफिस में यही सोचती रही कि कहीं यह सुनील की कोई चाल तो नहीं, क्योंकि वह तो यहाँ अकेले रहती है, इसलिए शायद वह इसका फायदा उठाना चाहता हो। फिर भी अपने वादे के अनुसार वह दोपहर को छुट्टी लेकर घर आ गई और तैयार होकर सुनील के साथ निकल गई। सुनील ने दिन भर घूमने वचे और शाम को डिनर करने के बाद लखनऊ लौटने के बारे में कहा, तो रागिनी ने फौरन हाँ कर दी और खुश होते हुए मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ, आज तो बच गई मैं। थोड़े ही दिन में सर्दियां शुरू हो गईं और रात को स्कूटी चलाने के कारण रागिनी को ठंड लगने से वायरल फीवर हो गया। जब उसने सुनील को इस बारे में बताया, तो वह फौरन कानपुर पहुंचकर रागिनी को बड़े प्यार से घर ले आया और तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। उसके चेहरे की घबराहट रागिनी साफ साफ पड़ सकती थी। उसे यह एहसास हुआ कि सुनील को उसकी चिंता है। उसने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली और दिन भर रागिनी के पास ही बैठा रहता और रात को जब सब चले जाते तो वह जाकर सोफे पर सो जाता। सुनील की प्यार भरी देखभाल से रागिनी जल्दी ठीक हो गई और कानपुर जाने के लिए तैयार हो गई, तो सुनील ने कहा, अभी नहीं, एंग भी आनी, तुम काफी कमजोर हो गई हो, इसलिए थोड़े दिन आराम कर लो, फिर चली जाना। इस प्यार भरे अनुरोध को वह टाल नहीं सकी। अगले ही दिन सुनील उसे मम्मी पापा से मिलाने ले गया। इस दौरान रागिनी ने महसूस किया कि सुनील मेरे भाई बहन के साथ काफी घुल मिल गया है और उनके साथ काफी हंसी मजाक कर रहा है। दूसरी ओर इस बार मम्मी पापा के साथ भी उसका व्यवहार प्रेम भरा था। रागिनी सुनील के चेहरे पर यह परिवर्तन साफ देख पा रही थी, परंतु उसने सोचा कि अभी तो सिर्फ 7 माह ही बीते हैं, अभी तो वह पूरे 5 माह सुनील को परखेगी, तभी उसे सच्चे मन से अपनाएगी। 3 दिन वहां रुकने के बाद सुनील रात को रागिनी को लेकर अपने घर लौट आया। कड़ाके की सर्दी में बाइक चलाने के कारण सुनील को सर्दी लग गई, पर उसने रागिनी को कुछ नहीं बताया और सोफे पर सोने चला गया। रागिनी सुनील में आए परिवर्तन को लेकर काफी खुश थी और सुनहरे दिनों के सपने बुनते हुए पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। रात को जोर जोर से कराहने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सुनील ठंड से कंपाते हुए सिकुड़कर सोफे पर सोया है। ये देखते ही वह घबरा कर उठी और सुनील के पास जाकर उसे रजाई ओढ़ाकर बिस्तर पर लाने लगी, तो सुनील ने कहा कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूं, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। रागिनी ने जबरदस्ती सुनील को बिस्तर पर लाकर लिटा दिया और तेजी से उसके पैर सहलाने लगी। पैर सहलाने से भी जब उसके शरीर की कंपन कम नहीं हुई, तो वह बिना सोचे समझे सुनील के सीने से लिपट गई और उसे जोर से जकड़ लिया। अचानक मिली नारी देह की गर्मी से सुनील के शरीर की कंपन ठीक हो गई। आराम मिलते ही उसने रागिनी से अलग होने के लिए उसकी पकड़ ढीली करने को कहा।
तो रागिनी ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे जोर से जकड़ लिया और बोली, बस सुनील, तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान अब खत्म हुआ। ऐसे ही पड़े रहो। बस अब तक सुनील को आराम मिल चुका था। वह भावुक होते हुए बोला, रागिनी, बचपन से ही मैं संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे कभी लड़कियों से बातें या दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। यही कारण है कि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाया। परंतु जब तुमने मेरे परिवार को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा, तो मैंने सोचा कि जब तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदल सकता। यही सोचकर मैंने अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। बचपन से मैंने सदैव ही आगे रहते हुए सभी कार्य किए थे, और आगे रहने की इसी होड़ के चलते मुझे किसी की भावनाओं को समझने का मौका नहीं मिला, और इसलिए तुम्हारे जज्बातों को न समझने की भूल कर बैठा। वैसे रागिनी, मैं तुम्हें कभी इग्नोर करना नहीं चाहता था। सुनील के स्वर में एक पश्चाताप मिश्रित दुख का भाव था, जिसे रागिनी ने बखूबी पढ़ लिया। फिर वह रागिनी की आंखों में झांकते हुए बोला, रागिनी, अभी कम से कम 5 महीने और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। उसकी बातें सुनकर रागिनी अपनी आंखों में शरारत लिए सुनील के गालों को चूमते हुए बोली, रागिनी नहीं, चंदा। तभी तो आपकी चंदा कह रही है कि आपने अपना इम्तिहान वक्त से पहले ही डिसनिटेक्शन के साथ पास कर लिया है और इनाम के हकदार बन गए हैं। सच कहूं सुनील, रागिनी ने सकुचाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे शादी के पहले के इग्नोरेंस की अपेक्षा बाद की दूरी बहुत खली। पिछले 7 महीने में हर रात मैंने भी एक परीक्षा दी है। हर रात एक ही प्रश्न ने मेरी नींद उड़ा दी थी। कौन सा प्रश्न? चंदा सुनील के चेहरे पर प्रश्न मिश्रित आश्चर्य के भाव थे। रागिनी ने कहा, यही कि मैंने जो अनोखी शर्त रखी है वह सही है या गलत। ये कहकर सुनील की चंदा सुनील से लिपट गई। अब उनके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है, और अनोखी शर्त अब जीवन के अनोखे आनंद में जैसे खोसी गई थी। दोस्तों, यह थी हमारी अनोखी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और गेमी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।